गाइस, हम लोग कंपनी शुरू करते हैं अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। और कंपनी शुरू करते ही हमारे पास कई सारी मेल्स, कई सारी कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं कि अपनी आरओसी कंप्लायंसेस करवाइए। हमको कुछ नहीं पता होता है, एज अ डायरेक्टर्स हम इससे बिल्कुल अवेयर नहीं होते। और जब हमारे पास कॉल्स आती हैं, मेल्स आती हैं कि आपको 30 दिन के अंदर अपने ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करवाना है, अपनी बोर्ड मीटिंग करवानी है, INC 20A का फाइल करना होता है, अब आप कंफ्यूज हैं क्या है आरओसी कंप्लायंसेस। इसी के ऊपर ये वीडियो है फ्रेंड्स, बिल्कुल डिटेल में जानेंगे आपके आरओसी कंप्लायंसेस के ऊपर। वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया हो जाएगा आरओसी कंप्लायंसेस होते क्या हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी, जीएसटी के बारे में भी एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। आरओसी आरओसी कंप्लायंसेस, आरओसी तो आरओसी को समझ लेते हैं। आरओसी का मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है। जो ऑफिसर आपकी कंपनी के सर्टिफिकेट पर अपनी मोहर लगाकर आपकी कंपनी को बनाता है, उसको बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। हर स्टेट में एक रजिस्ट्रार होता है, कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में नहीं भी है, वो क्लब में काम करते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टेट में एक रजिस्ट्रार होता है। कुछ बड़ी, एक दो बड़ी स्टेट में 2 रजिस्ट्रार भी होते हैं, जैसे महाराष्ट्र। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का काम ये होता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का रजिस्ट्रेशन करना, उनका सारा जो फाइलिंग्स है वो देखना, अगर कोई कंपनी बंद होना चाहती है तो उसको प्रॉपरली बंद करना, ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का काम होता है। जब भी ये कंपनी स्टार्ट होती है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ये देखता है कि वो प्रॉपरली तरह से चलती रहे। अब आपने कंपनी शुरू की, अब आपका काम ये है कि आप रजिस्ट्रार को प्रॉपर फाइलिंग करें उसके पास, यानी कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते रहें कि मेरी कंपनी में इस समय हो क्या रहा है। मैंने अपने ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर लिया, मैंने बोर्ड मीटिंग कर ली, मेरी एनुअल रिटर्न्स फाइल हुई, मैंने ऑडिट करवा लिया। ये सब इंफॉर्मेशन आरओसी को आपको टाइम टू टाइम देनी है। फॉर एग्जांपल, आपने अपना एड्रेस चेंज कर लिया, तो एड्रेस चेंज किया तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको आरओसी को भी देनी है। तो ये सारे आरओसी कंप्लायंसेस होते हैं फ्रेंड्स। आरओसी कंप्लायंसेस करना मैंडेटरी नेचर होते हैं, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं करूंगा, अभी तो मेरा टर्नओवर है नहीं, अभी मेरी कंपनी का टर्नओवर 0 है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड, तो मैं नहीं करूंगा। ये नहीं होता। करना है तो करना है, ये लॉ है, ये आपको फॉलो करना है। तो अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो कंपनी पे लगती है लेट फीस और पेनल्टी। तो मतलब ये बाइंडिंग का नेचर का होता है, फर्स्ट बात। ओके, आरओसी कंप्लायंसेस को मोटे मोटे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है न्यू कंपनीज के लिए। एक है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस और दूसरा है एनुअल कंप्लायंसेस। एक पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस मतलब वो कंप्लायंसेस जो आपको तुरंत करवाने हैं आपकी कंपनी बनने के बाद ही। एनुअल कंप्लायंसेस वो जैसे नाम से एनुअली हर साल आपको कंप्लायंसेस करवाते रहने हैं। अगर आपकी कंपनी 2 साल पुरानी है, 3 साल पुरानी, तो भी वो होगा ही होगा। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस वो जो आपकी कंपनी की लाइफ में एक बार होगा, दोबारा भी हो सकता है सब्जेक्ट टू फ्यू कंडीशंस। ओके, तो ये कंप्लायंसेस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस जिसमें ऑडिटर अपॉइंटमेंट, INC 20A फाइलिंग। ऑडिटर अपॉइंटमेंट बाद में भी होगा, पर वो जो बाद में होगा वो 5 ईयर्स के लिए होगा, और पहला ऑडिटर अपॉइंटमेंट 1 साल के लिए होता है। एनुअल कंप्लायंसेस, ऑडिट, एनुअल रिटर्न्स, ये सारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं फ्रेंड्स। जब भी आप कंपनी बना लेते हैं तो 30 डेज के अंदर, मतलब 30 दिन के अंदर, आरओसी कहता है कि आप अपनी एक बोर्ड मीटिंग करिए। फॉर एग्जांपल, आपके कंपनी में 2 डायरेक्टर हैं। अब 2 डायरेक्टर मिलकर आपको एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है। बोर्ड मीटिंग में आपको ये सबसे पहले फैसला लेना पड़ता है कि आप कंपनी का करंट अकाउंट कहाँ खुलवाएंगे, आपके कंपनी के ऑडिटर्स कौन होंगे, आप कंपनी के ऑडिटर्स को अपॉइंट करेंगे। ऑडिटर्स को अपॉइंट करने के बाद आप ADT 1 फॉर्म फाइल करेंगे आरओसी के पास। कंपनी का बैंक अकाउंट कहाँ खोलेंगे, बैंक अकाउंट खुलने के बाद
आपने जो भी शेयर होल्डर्स से प्रॉमिस किया था, फॉर एग्जांपल आपकी पेड अप कैपिटल 50,000 है तो 50,000 रुपये बैंक में डालेंगे और उसके स्टेटमेंट के साथ आरओसी के पास एक फॉर्म INC20A फाइल करेंगे। ये फॉर्म INC20A आपको फाइल करना पड़ेगा। INC20A फॉर्म को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फॉर्म भी कहा जाता है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फॉर्म, जैसे नाम पता चल रहा है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब तक आप ये फॉर्म फाइल नहीं करेंगे आप अपना बिजनेस को कमेंस नहीं कर सकते, यानी कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन, सेल परचेज आप नहीं कर सकते जब तक आप कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। कई बार हमने देखा है कि कंपनीज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फॉर्म फाइल नहीं करती और लाखों रुपए के ट्रांजैक्शंस कर देती हैं, जीएसटी भी ले लेती हैं और पता नहीं क्या क्या कर देती हैं और बाद में आती ही कहते हैं हमने तो अभी तक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फॉर्म फाइल ही नहीं किया। दैट्स इलीगल माय फ्रेंड्स। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फॉर्म फाइल करने के बाद जब शेयर होल्डर पैसा डिपॉजिट कर देता है उसके 60 डेज के अंदर आपको अपने शेयर होल्डर्स को शेयर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। शेयर होल्डर्स को जो उन्होंने शेयर पैसा डाला है आपकी कंपनी में उनको आपको देना पड़ता है एक शेयर सर्टिफिकेट। तो ये होता है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस जो हर कंपनी को फॉलो करना पड़ता है जो अभी न्यूली रजिस्टर्ड हैं। एनुअल कंप्लायंसेस की बात करूं तो हर साल हर डायरेक्टर को या पर्सन जिनके पास डिन नंबर है उनको अपना डिन केवाईसी करवाना पड़ता है। डिन केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर। सिंपल भाषा में बोलूं तो आपको आरओसी को बताना पड़ता है कि देखो भाई अभी मैं जीवित हूं, मैं जिंदा हूं। पहले क्या होता था फ्रेंड्स, 10-15 साल पहले, कि डायरेक्टर की मान लीजिए डेथ हो गई पर वो पेपर पे अभी भी जीवित है। ये रियल प्रैक्टिकल होता था पहले कि आरओसी को कैसे पता चलता है कि भाई वो नहीं रहे अभी। पहले फिजिकल साइन किसी ने फर्जी मार दिए लेट सपोज और फाइलिंग हो गई। अब केवाईसी के बाद आधार ओटीपी के बाद इसको वेरीफाई किया जाता है कि हर साल की डायरेक्टर भी अभी जिंदा हैं। इसीलिए आपको डिन केवाईसी करके ये एक तरह का डायरेक्टर की लाइफ सर्टिफिकेट का प्रूफ होता है। ओके, तो ये डिन केवाईसी डायरेक्टर्स के लिए किया जाता है। बोर्ड रिजोल्यूशंस, जितने भी साल में बोर्ड मीटिंग होती हैं वो करनी पड़ती हैं, उसका इंफॉर्मेशन जाता है एनुअल रिटर्न फाइल करते टाइम पर। अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, आपको पूरे साल में अपनी एक बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ता है। जो भी आपने अकाउंट्स, जो भी आपने ट्रांजैक्शंस किए उसका एक रिकॉर्ड करना पड़ता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर पे करिए चाहे मैनुअली करिए, आपको उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है ताकि उसके बेसिस पे आपके इस अकाउंट्स को प्रॉपरली, बैलेंस शीट को प्रॉपरली, प्रॉफिट एंड लॉस को प्रॉपरली बनाया जा सके। ऑडिट करवाना पड़ता है फ्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी केस में, चाहे आपका टर्नओवर जीरो क्यों ना हो, आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना ही पड़ता है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनेगी, डायरेक्टर्स बताएगा कि कंपनी में क्या प्रोग्रेस है, रेवेन्यू कितना है, ऑडिटर्स कौन अपॉइंट हुआ, ऐसे बहुत सारी चीज़ डायरेक्टर्स अपनी रिपोर्ट में साल में ख़त्म होने के बाद अपने शेयर होल्डर्स को बताता है। कंपनी की प्रोग्रेस क्या है, कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, ये सारा कुछ डायरेक्टर अपनी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में बताता है। एजीएम करनी पड़ती है, आरओसी रिटर्न, एओसी 4, एमजीटी 7, ये 2 रिटर्न्स होती है जो फाइल करनी पड़ती है आरओसी के पास, और हर साल कंपनी को अपनी आईटीआर भी फाइल करनी पड़ती है। तो ये होते हैं एनुअल कंप्लायंसेस जो हर कंपनी को हर साल फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं, फाइलिंग्स करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, कुछ और भी कंप्लायंसेस होते हैं, जैसे अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से कम, 20 लाख से ज़्यादा है सर्विसेज के एरिया में तो आपको जीएसटी लेना पड़ता है। 40 लाख से ज़्यादा है गुड्स के क्षेत्र में, गुड्स अगर आप सप्लाई करते हैं, ट्रेड करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी। आप वॉलंटरी भी जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने जीएसटी ले लिया तो आपको उस केस में जीएसटी की मंथली फाइलिंग भी करनी पड़ेगी, क्वार्टरली भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। टीडीएस फ्रेंड्स, टीडीएस उस केस में एप्लीकेबल होता है जब आप किसी को कमीशन पे कर रहे हैं, किसी को प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हैं, किसी को रेंट पे कर रहे हैं, ऑफिस रेंट पे कर रहे हैं और वो स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा है तो उस पर्सन का आपको एक स्पेसिफाइड अमाउंट काट के सरकार को पे कर रहा है, उस केस में आपको टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। ईएसआई ईपीएफ, आजकल कंपनीज जब बनती हैं तो उसके साथ ईएसआई ईपीएफ रजिस्ट्रेशन उनको मैंडेटरी इम्पोज कर दिया जाता है
ECI, ESI और PEPF के केस में अगर आपके एम्प्लॉयज़ नहीं है तो मैं आपको कहूँगा कि आप डॉर्मेंट स्टेटस अप्लाई कर दीजिए, बेटर है। उसकी रिटर्न फाइलिंग करवाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। पीटी रजिस्ट्रेशन फाइलिंग ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के केस में ज़्यादातर मैंडेटरी होती है। उसको करवाना महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में मैंडेटरी होता है, वो बाकी स्टेट्स में पीटी उतना मैंडेटरी नहीं है। तो पीटी रजिस्ट्रेशन भी महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र में आपको करवाना, कर्नाटक स्टेट में आपको मैंडेटरी। अदर्स जैसे अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, और अगर लेट सपोज आप किसी दूसरे एक्ट में भी अप्लीकेबल है तो आपको वो भी करवाना मैंडेटरी होता है। उस जगह भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। फॉर एग्जांपल आप स्क्रैप में डील करते हैं, आप किसी और सुनार हैं आप, तो आपको पर्टिकुलर एरिया में भी रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो डिपेंड करता है कि आप किस बिजनेस में हैं, आप क्या प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, अपीडा है आपके पास, तो वहाँ पे भी आपको वो सब क्राइटेरियाज भी देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये था एक आरओसी कंप्लायंसेस पे छोटा सा वीडियो। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी आपको आरओसी कंप्लायंसेस है तो भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।